वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम जुनैरा अजहर। खुजदार बस अटैक में भी भारत मुलव्वस, DGISPR ने सबूत पेश कर दिए। इंडियन मीडिया की खुल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हमायत और पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी गई। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। दुश्मन कमज़र्फ हो तो मैदान में मुकाबला नहीं करता, बल्कि बच्चों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाता है। यही पाक भारत राइवलरी में भी देखने को मिल रहा है। इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट का बहाना बनाकर पाकिस्तान पे मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो कुछ था अपनी सारी कुव्वत लगाई और फिर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। वो भारत के लिए यकीनन अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए फ़ौरन अमेरिका से पहले रिक्वेस्ट की कि सीज़ फायर करा दें। लेकिन जब से सीज़ फायर हुआ है तब से हमारे एनालिस्ट और सब ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भारत अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश करेगा। टेररिस्ट के ज़रिए से फंडिंग दहाइयों से ऑलरेडी जारी है। BLA हो या दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हों, उनकी माली मावनत हो, दीगर ऑपरेशनल असिस्टेंस हो, भारत उन्हें खुल के ओन करता है। इसलिए ये एक न्यू नॉर्मल है। एक दफ़ा फिर लगता है कि टेररिज्म में हम अपर ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे और हमें ये फ़ाइट करना पड़ेगा। DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन सारे अवामिल का जिक्र हुआ और बताया गया कि नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ भी कर दी गई है। इस सारी हैपनिंग को मुख्तसरन बयान करें तो ये कशीदगी अभी चलेगी, रीजनल लेवल पे चलेगी। इसमें रीजनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। अफ़गानिस्तान क्या रोल प्ले करेगा, चाइना क्या कर सकता है और हम डिप्लोमेसी के ज़रिए इसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इन एडिशन टू जो हम काइनेटिक लेवल पे ऑपरेशंस करेंगे। ये सब डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब मौजूद हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर राशिद, ये खुजदार का जो अटैक हुआ है ये है तो बहुत अफसोसनाक, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन पर्टिकुलर बच्चों के ऊपर अटैक एक दफ़ा फिर हमें विटनेस करना पड़ रहा है। लेकिन यूँ लगता है कि न्यू नॉर्मल बना दिया है दहशतगर्दी को इंडियन मीडिया ने। लेट्स पुट इट दिस वे। व्हाई आई से दिस, बिकॉज वो लोग अभी तक उसी तरह चीख के कह रहे हैं हम आपको इतने दिनों में जवाब देंगे, बलोचिस्तान के अंदर जवाब देंगे, और प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री तो ऑलरेडी मौजूद है जिसमें वो खुल के BLA को ओन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें वो कहते हैं दिस इज़ एक्चुअली एन ऑपरेशन अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नथिंग एल्स, एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू नॉर्मल। ये इंटरनेशनल जरीदों में लिखा जा रहा है। इज़ दिस अ न्यू नॉर्मल नाउ? नहीं, ये न्यू नॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट न्यू नॉर्मल तो जिसको उन्होंने कहा था कि अगर कोई भारत में हमला होता है दहशत गर्दी का, तो वो जो उसका स्पॉन्सर होगा, मीनिंग बाय उनका रोए सुखन पाकिस्तान की जानिब था कि पाकिस्तान पे वो हमला करेंगे। मगर वो एक डिफरेंट चीज़ है। अलबत्ता जो उन्होंने कहा, और उनके कुछ तजिया निगार थे जो बैनो सतूर बातें कर रहे थे, और पहलगाम के दरमियान तो चूंकि उनकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी, जब उसके बाद सुबकी हुई और एक शिकस्त का सामना करना पड़ा भारत को, तो फिर उनकी, मेरा ख्याल है कि वही स्ट्रेटजी उन्होंने उस पर अमल पैरा दोबारा हुए हैं। अजय सोहनी साहब थे, वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, जो पुराने रॉ में वाबस्ता रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये गलती की है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान से रवायती जंग छेड़ के, जिसका हासिल कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में कन्वेंशनल वॉर जो है वो ला हासिल है, उसकी स्पेस ढूंढना। और पाकिस्तान का रिस्पांस मौसर और था, ख़तरनाक था, जिससे उनको नुकसान हुआ। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये महाज खोलें कोवर्ट वार का दोबारा से, और उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। तो ये उसी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। और जो गैंग ऑफ 3 है वहाँ पे, अमित शाह, जयशंकर और साथ उसके अजीत दोवल, तो दे आर ऑलरेडी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट टू डू। उन्होंने, देखिए, बीकानेर में जो PM मोदी की स्टेटमेंट है वो काफ़ी इन्फ्लेमेटरी है, जहाँ उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है, और देखिए हम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान, देखिए, दिस इज़ ऑल सेबर रैटलिंग जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। अब हम इसको कह सकते हैं कि जब तक बाहर का इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तो ये चीज़ जारी रहेगी, मगर क्या ये
चीज हजम होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत जैसे मुल्क में जहां लगातार आपके इलेक्शन हो रहे हों एक स्टेट के बाद दूसरी, तो लगातार ये फजा बरकरार रहेगी? और क्या ये आप प्रॉक्सी वॉरफेयर का ये सिलसिला जारी रखेंगे एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ? और अब तो मिलिट्री टारगेट्स को छोड़ के उन्होंने इसको दायरा कार वसी करके जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, ये उनकी तरफ इस अफरीद का रुख कर दिया है। तो ये वही स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान को इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये पहले भी हमने इसको भांप लिया था और हमें इससे निबर्द आज़मा होना है। राइट। जनरल समरेज, वो तो इसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, उनका तो ये तब तक चलेगा मंत्रा, जैसे ब्रिगेडियर राशिद कह रहे हैं, जब तक इलेक्शंस का सिलसिला है। इसके अलावा अपने आप को उस एम्बैरसमेंट से रेस्क्यू करने के लिए जो उनको हुई है 3-4 दिन की वॉर में, उनके पास और कुछ है नहीं शायद अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी बताने के लिए और इंटरनेशनली भी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम तो ऑलरेडी टेररिज्म का 91% शिकार हैं, और अब अगर इन्होंने खुल के ये सब करना शुरू कर दिया है तो हम किसके पास जाएंगे? व्हाई आई से दिस, बिकॉज यू आर लुकिंग एट गाजा। वहाँ जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं कर सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी इफेक्टिव है। मैं अभी ट्राईलैटरल की तरफ बाद में आऊँगी जो अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ हमारा चल रहा है। बट कलेक्टिवली दुनिया देख रही है, बच्चों पे अटैक हो गया है। क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमने इसको खुद ही रीजनल लेवल पे अपने एलाइज के साथ मिल के हल करना है? देखिए जुनैरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को जिस तरह की अजीमत और एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी है, डेफिनेटली वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं कि मतलब जो जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक वो उन्होंने एक जंगी माहौल क्रिएट किया हुआ है। जाहिर है जो उसने रवायती जंग शुरू की थी उससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहा था, वो अचीव नहीं कर पाया। अब वो उसके बाद फॉलो अप में अब हम एक नई डोमेन में एंटर हो गए हैं जिसमें कि नैरेटिव की जंग चल रही है। आप आर्टिकल्स पढ़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं। और उसके अलावा ये एंटिसिपेटेड था कि वो टेररिज्म की जो है ना वो उसको अपस्केल करेगा, और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उसकी पहले भी जारी थी, अब भी जारी हैं। अगर मैं न्यू नॉर्मल की बात करूं तो न्यू नॉर्मल में जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया गया फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 वॉर। सेकंड ये है कि कन्वेंशनल मिसाइल जो है वो इस्तेमाल हुए, अगर उन्होंने इस्तेमाल किए तो हमने भी जवाबन इस्तेमाल किए। और थर्ड ये है कि जो ड्रोन स्वैम्स जो आए, ये 3 चीजें हैं जिनको मैं समझता हूं कि विच कैन बी सीन इन द प्रीव्यू ऑफ न्यू नॉर्मल। लेकिन ये जो टेररिज्म है इसको हम पहले भी फेस कर रहे हैं, अभी भी फेस हो रहा है, और लाइकली था कि इस एम्बैरसमेंट के बाद वो टेररिज्म को अपस्केल करेगा। उनके लीडर्स, उनका मीडिया बरमला ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमारे पास पूरी उसकी एविडेंस है। रही बात दुनिया की, दुनिया कभी भी फेयर और जस्ट नहीं थी। माइट इज राइट का एक प्रिंसिपल चलता है, और जिसकी ज्यादा सुनवाई होती है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, जिसकी कम होती है वो कम होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतनी भी बेहिसी नहीं है। अगर हम जिस तरीके से हमारे डेलीगेशन बना है कि वो वर्ड ये जो है कैपिटल्स में जाएगा, लोगों को ब्रीफ करेगा, लीडरशिप को, तो ये जो है इंडिया ने खुद अपनी तरफ से एक उनको एक फॉर्डर दे दिया है जो कि कैपिटल्स में प्रेजेंट किया जा सकता है कि देखें जी एक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद सीज फायर हुआ वर्ल्ड कम्युनिटी के, दैट इज पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप की इंटरवेंशन से, विच वाज अ वेलकम डिसीजन। लेकिन इंडिया अभी भी बात नहीं आ रहा। इंडिया जो है वो एक और डोमेन में पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके रिस्पॉन्सेस की मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि हम एक रवायती जंग थी जो हमने पहले लड़ी, ये जो जंग है ये गैर रवायती जंग है जिसको हम लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसमें जब तक हम भी ऑफेंसिव पे नहीं जाते, डिफेंसिव लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से हम इंडिया को नहीं रोक सकते। तो ये कार्रवाइयां करता रहेगा। आप प्रेसिडेंट जिया का टाइम याद में इस तरह की दहशतगर्दी होती थी, काउंटर इंडिया में भी होती थी। इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं, इंडिया को बहुत बुरी तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इशू ये है कि इंडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एपिसेंटर है टेररिज्म का और वहां से सारा कुछ फ्लो कर रहा है, वेयर एक्चुअली इट इज इंडिया व्हिच इज द अदर वे अराउंड। बिल्कुल ब्रिगेडियर राशिद, जितना मर्जी उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया था कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, इस सारे सिनेरियो ने चीज़ों को चेंज करके रख दिया है। स्पेशली जो हमारा
वॉरफेयर देखा है पूरी दुनिया ने, उसका डिस्प्ले देखा है, चाइना के साथ हमारी कोलैबोरेशन देखी है, उससे एक बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ गए हैं हम। सो जैसे जनरल समरेज कह रहे हैं, आपको लगता है कि रीवैम्प करने की बात हो रही है नेशनल एक्शन प्लान की, कि हमने उसकी तश्कील नौ कर दी है वज़ीर आज़म ने, कि हम भी अब इस जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है या इसको टेररिज्म कह लें, अब हम इसमें भी उतने ही ऑफेंसिव जाएंगे जितना हमने इस पिछली जंग में ऑफेंसिव जाके दिखाया? देखिए, हमें ऑफेंसिव जाना चाहिए और हम जाते रहे हैं इन द पास्ट। हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है, हमारे पास वेयर विद ऑल मौजूद है, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। आई थिंक थोड़ा सा जो स्ट्रेटजी है उसको रीअलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्वेंशनल डोमेन में तो आपने जिक्र किया ना, वो एक रवायती जंग थी, और रवायती जो जंग में बहुत कम स्पेस थी, ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये कोई प्रोट्रैक्टेड जंग नहीं हुई है, जिसको तो सही सही मानों में हम जंग कहें। हमारी असल में जिसको कहते हैं कमाल फन, हमारी तस्वीराती जो असास थी वो ये थी कि हम मिलिट्री एम इस तरह अचीव करें कि कन्वेंशनल जंग ना होने दें। उसमें जो हल्का सा स्लाइवर ऑफ स्पेस है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, उसको हम डिनाई करें इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो उसके पास बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कन्वेंशनल वार का, मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, मिसाइल आर्टिलरी है, एयर कंपोनेंट ज़्यादा है। अगर वो प्रोट्रैक्टेड मोड में उसको इस्तेमाल करता तो शायद हालात हमारे लिए थोड़े से और मुश्किल हो सकते थे। हमने वो नहीं होने दिया, और हमारा ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि हमने शार्प रिस्पॉन्स दिया, इफेक्टिव था, और भारत चूंकि उसकी आगे इम्प्लीकेशन थी, उसने कॉस्ट बेनिफिट अपना एनालिसिस किया, इकोनॉमी पे भी उसके असरात पड़ने थे। जंग कोई अगर तूल खींचे तो उसका नतीजा इकोनॉमिक भी होता है, और उन्होंने वो अपना डिसीजन करके फिर वो मीडिएशन की तरफ रिक्वेस्ट की, तो वो तो हमने डिनाई कर दिया। ये जो जंग है, आपने सवाल आपका जो था वो कि हमें ऑफेंसिव जाने की जरूरत है, यस, अ बिग यस। ऑफेंसिव क्यों जाने की जरूरत है? क्योंकि हम देखें ये एक साइनोसाइडल वेव होती है, जब तक कि बुनियादी उसके जो अवामिल होते हैं या काजेज होते हैं वो रिमूव ना करें, तो ये एक मनफी पीस होता है। वो हम पॉजिटिव पीस उस वक्त होता है जब उसका कॉज रिमूव, कॉज उसी तरह है, प्रॉक्सी वॉरफेयर जारी है, कुछ मिलिटेंट्स उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, बलूचिस्तान में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं बैनुल अक़वामी जो ये चाहती हैं कि वो डिस्टेबलाइज रहे, बिकॉज वो सी पैक की वजह से भी और उसकी दीगर भी वजूहात हैं। अब हमने पास्ट में देखा था कि जब 2008-9 में बायना यही हालात थे, और उसमें हमारा वो हालात हो चुके थे कि उस वक्त बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान का झंडा कई जगहों पे हम बुलंद कर सके, मगर एक टीम थी जिसने वो कोशिश की, और यही वो काउंटर टेररिज्म के तरीक़ाकार थे जो क्लासिक इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म की एक स्ट्रेटजी होती है। बिकॉज एसिमेट्रिक वॉरफेयर में यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट फाइटिंग, एक एनालॉजी मैं हमेशा देता हूँ, वो बड़ी अच्छी किताब है ब्रॉफिमोफ एंड एटॉल की, स्पाइडर एंड द स्टारफिश। तो स्टारफिश जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूटेड उसका नेटवर्क होता है, वो एक अगर आप उसका हिस्सा काटें तो दूसरा रीजनरेट होके खुद उस पे शुरू हो जाता है स्ट्रगल करने, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उनको ड्राइव करती है, और उनकी जो सस्टेनेंस होती है। जो स्पाइडर है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो एक टिपिकल हायरार्किकल जो फौजी स्ट्रक्चर है उसकी तरह ऑर्गेनाइज होता है, एक आप लिम्ब काट दें तो दूसरा रीजनरेट नहीं हो सकता। तो हमें याद ये रखना है कि हम स्पाइडर के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम स्टारफिश के साथ लड़ रहे हैं। तो हमें ये बिल्कुल और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये करने की जरूरत है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डोमेन इसमें आपने लड़ना है, एंड यू हैव टू किल। जहां आपने काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं, यू हैव टू रिमूव दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इनकोरिजिबल। जो ये कह रहे हैं, आप गूगल करके देख लें, RBR मरी का बयान, मैंगल्स का, वो कहते हैं कि हमारा सोशो इकोनॉमिक्स इज नॉट आवर प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम इज कि हम पाकिस्तान से अलहदा होंगे तो अपने मसाइल हल कर लेंगे। अब इन एलिमेंट्स को तो आपने लड़ना है विद फुल फोर्स ऑफ द स्टेट। अलबत्ता जो मौलाना हिदायतुर रहमान हैं या दीगर दूसरे अवामिल जो हैं, कुछ लोग मछेरे हैं गवादर में,
उनके साथ आपने बड़ा एसुएज करनी है तरीके से उनकी जो कंसर्न्स हैं, ताकि वो उनको आप मेन स्ट्रीम में लाएं, बिकॉज दे हैव ऑप्टेड टू बी विद यू। Yes, सो ये they मल्टी want to डोमेन be. ऑपरेशन ये है, ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे ब्रेक पे जाना है, बट वो लोग इस वक्त कहाँ हैं जब इस वक्त बच्चों की वहाँ पे शहादतें हो रही हैं? तो जो पिछली दफ़ा लाशें लेने पहुँच गए थे, मैं मारंग बलोच की बात कर रही हूँ, कि जब दहशतगर्द मारे थे तो वो हॉस्पिटल पहुँच गए थे कि हमें इनकी लाशें दें, एंड दे ट्राई टू स्पिन इट अराउंड द मिसिंग पर्सन। अब वो लोग कहाँ हैं? वो मुजम्मत क्यों नहीं करते? सो जो कंडेम नहीं कर रहा, जो खामोश है, वो कंप्लेसेंट है इस वॉरफेयर में। इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट हमें ऑफेंसिव जाने की जरूरत है इन माय ओपिनियन। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारे डेलीगेशंस, हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से भी कम्युनिकेट कर रही है, उनको ये जरूर रीअसर्ट करना चाहिए कि बिफोर यू अनाउंस समथिंग लाइक नोबेल पीस प्राइज फॉर सच पीपल, जरा डिफरेंशिएट करें कि वो इंसर्जेंट्स हैं, कि मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो हैं कौन असल में जिनको आप ऐसे अवार्ड्स देने जा रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल समरीज, थोड़ा सा जो ट्राईलैटरल डायलॉग कंटिन्यू कर रहा है उसकी तरफ आते हैं। चाइना हेयर ऑन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ पाकिस्तान के तौर पे मज़ीद देखा जाएगा। पहले भी ऐसा था, हम अक्सर ये डिस्कस कर चुके हैं कि वाशिंगटन हमें चाइना के लेंस से देखता है, अब तो ये ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है। इट मीन्स कि हमें भी कुछ डिसीजंस बड़े क्लैरिटी के साथ लेने होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि हम पार्शली अगर इकोनॉमी को लें तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि सारा वेस्ट सेंट्रिक है। अब हमारी अपनी जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी बेस्ड, उसमें वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। लेट्स पुट इट दिस वे, क्या हम नेविगेट कर सकेंगे स्ट्रेटेजिकली इन दोनों पावर्स में? बिकॉज क्लियरली वी डू नॉट वांट कि हम एक कैंप को चूज करके वही गलतियां करें जो हम माजी में कर चुके हैं। देखिए जुनैरा, जो रियलिटी इज कि 20th सेंचुरी जो हमने व्हाटएवर यू मे नेम इट, वी वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रूम। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वी प्लेड द डर्टी रोल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स में वही हम डर्टी रोल ना प्ले करें। इट इज आवर ऑप्शन दैट वी वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रूम और राइट साइड ऑफ द रूम। इट इज लॉन्ग ओवरड्यू कि पाकिस्तान हैज टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे हमारा फ्यूचर लाई करता है। मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की थी 2022 में। इवन बिफोर दैट, उससे पहले भी मैं ये बीन रिक्वेस्टिंग कि आवर फ्यूचर लाइज एल्सवेयर नाउ। अगर मैं सीबीए करूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं ऑफ आवर अलायंस विद द वेस्ट, तो मैं कहूंगा कि क्यूमुलेटिवली पाकिस्तान हैज बीन अ लूजर। हमने जो गेन किया वो कम है, जो लूज किया वो ज्यादा है। अभी ये जो एपिसोड हुआ हमारा इंडिया के साथ, उसमें देखें कि वेस्ट का क्या रवैया था और चाइना का क्या रवैया था। आप यकीन करें, अगर चाइना की सपोर्ट हमारे साथ ना होती एट द निक ऑफ टाइम, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम इतने आज प्राउड ना खड़े होते। हमें चाइना इज अ कंट्री विच इज स्टैंडिंग विद अस थ्रू थिक एंड थिन। वेस्ट में ओरिएंटेशन है टू यूज अस एज अ क्लाइंट, कि जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया, जब जरूरत खत्म हुई तो दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इस एपिसोड के जो सबसे बड़ा गेन है मेरी असेसमेंट में, वो ये है कि एनवायरनमेंट इज पुटिंग अस इन डायरेक्शन विच इज लॉन्ग ओवरड्यू, विच वी मस्ट टेक। और इन दोनों अगर आप इसको फॉलो करें, जिस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान को नए वेपन सिस्टम दे रहा है, लाइक J-35 का हम जिक्र सुन रहे हैं, और इसके अलावा एबैक्स का जिक्र सुन रहे हैं, मिसाइल्स का जिक्र सुन रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें सिक्योर करेंगी। सेकेंड पॉइंट मैं ये देना चाहूंगा कि हम रहे हैं ऑन द रूट टू फाइटिंग एंड डिस्ट्रक्शन। CPEC हमें प्रोवाइड करता है रूट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Why should we choose again the route of fighting and destruction? हमने बहुत वो देख लिया है। साउथ एशिया कंप्लीट जो सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इट इज लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। और अगर हम इसी ट्रैक पे जारी रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में शायद हमें डॉलर्स मिल जाएं, बट लॉन्ग टर्म में वी विल नॉट बी बेनिफिटिंग। तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँ, अनदर थिंग दैट आई वांट टू से, कि दुनिया जा रही है रिजनलिज्म के ऊपर। इस वक्त जो रिजनल एनवायरनमेंट है दैट इज फेवरेबल टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप देखें, दो ट्राइकाज इमर्ज हुए हैं, एक US, इजराइल एंड इंडिया, और दूसरा है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, और टर्की को भी आप शामिल कर लें। तो रिजनल एनवायरनमेंट इज इन आवर फेवर। इट इज अ रिजनल ओरिएंटेशन जो हमें हेल्प करेगी इन कंसोलिडेटिंग आवर गेन्स, जो हमें हेल्प करेगी इन रिजॉल्विंग द इश्यूज, जो हमें हेल्प करेगी इन फाइटिंग बैक एन इंडियन माइंडसेट जो कि जो हेजमोनिक है,
जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके फिर रहा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। तो मैं ये समझ, अभी जैसे आपने जिस ट्राइका का जिक्र किया है कि चाइना ने दोनों मुल्कों को बिठाया, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर सीपैक एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेलकम चेंज, और मैं ये समझता हूं कि फ्यूचर हमारा इसी में लाई करता है। बट ब्रिगेडियर राशिद, इज अफगानिस्तान रेडी फॉर इट? एंड व्हाई आई से दिस, बिकॉज यू नो एंड आई नो उनके भी कितने फैक्शंस हैं, खुद ज़्यादा कुछ और चाहते हैं, जो काबुल में और कंधार में डिफरेंस है वो सारे जानते हैं। फिर टीटीपी हैज़ बीन देयर फुट सोल्जर्स, उनके साथ वो कितना हॉस्टिलिटी रख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन। और इन माय ओपिनियन अब आइंदा आप नई प्रॉक्सीज भी देखेंगे जो श्योरली वेस्ट बैक्ड होंगी, जिस तरह हमने जो इस वक्त की पोस्चरिंग देखी है, डोनाल्ड ट्रंप कह कुछ रहे हैं, हमें पता है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेज होते हैं असल में वो प्रिवेल करते हैं। सो यहाँ थ्रेट तो आनी है, उसमें हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू कन्विंस अफगानिस्तान कि वो भी प्रॉस्पेरिटी का रास्ता ले, जो हम बात कर रहे हैं, जनरल समरेज जो बात कर रहे हैं कि सीपैक को एक्सटेंड होने दें, वो उनके लिए भी अच्छा है। हाउ लाइकली इज दैट? देखिए, काश ये दुनिया इतनी सिंपल होती और बैनुल-अक़वामी सियासत या पावर का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये इतना आसान होता तो फिर तो बड़ा अच्छा आइडियल एनवायरनमेंट था। ऑब्वियसली रीजनलिज्म इज़ गुड, और बड़ी हद तक पाकिस्तान उस तरफ जा भी रहा है, मगर हमें कुछ रियलिटीज़ का इदराक करना चाहिए। इस वक्त हम एज ऑफ यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, बैक टू एनार्किक वर्ल्ड, अवे फ्रॉम मल्टीपोलैरिटी। वेयरएज मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएं तो वो बेहतर है, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस का एक निज़ाम होता है। मगर इस वक्त वो हालात जो यूनिलैटरलिज्म की मैंने बात की ना आपके सामने, इंडो पैसिफिक अलायंसेस हैं, क्वाड है, अब तो स्क्वाड भी एक बन गई है, ऑकस है, फिर I2U2 है, मिडल ईस्ट प्लस है, और यहाँ पे इंडिया बिम्स्टेक को सपोर्ट कर रहा है, एक्टिवली प्रमोट कर रहा है एट द कॉस्ट ऑफ सार्क। और वेयरएज बिल्कुल ये सही बात की समरेज ने कि ये आसियान कंट्रीज़ की आप इंटीग्रेशन देखें, वो इकोनॉमिकली 35-40% इंट्रा रीजन ट्रेड है उनका कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो सब साउथ एशिया में आई थिंक इज लेस देन 1.5%, तो कैसे आप रीजन इंटीग्रेट होगा? तो ये थोड़ी सी हकीकतों का इदराक ज़रूरी है। कमिंग ऑन टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा मुहतात हूँ। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि ये अफ़गानिस्तान के साथ जो सीपैक वाला मामला है ये उसके साथ एक लिंक बन जाए, मगर चूँकि मैं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में था 2 साल पहले जहाँ भी ये बातें हुई, और वो एक ताशकंद में सेंट्रल एशियन कॉन्फ्रेंस थी ऑन रीजनल सिक्योरिटी। अफ़गानिस्तान के अमीर मुत्तकी साहब आए हुए थे, टॉम वेस्ट फ्रॉम USA, इसी तरह रूस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे और चाइना के। तो चाइनीज़ वो जो मंदूब ने जो बात की, इट वाज म्यूज़िक टू माय ईयर्स। 2 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्रांस अफगान कॉरिडोर की बात हो रही है, तिरमिज़, जलालाबाद, पेशावर, ये सीपैक उससे लिंक करना चाइना की ख्वाहिश है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की हद तक तो बहुत बेहतर है, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो अफ़गानिस्तान इस वक्त ऐसी एक हुकूमत के कंट्रोल में है, अफ़गान अबूरी हुकूमत, जो कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके अंदर बड़ी फैक्शनलिज्म है, फिशर्स हैं, और जिन्होंने पैकेज भी है, जो अभी तक नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ उन्होंने उस तरीके से ये डिसाइड नहीं किया कि किसके साथ लड़ेंगे, किसको कंट्रोल करेंगे, किसके साथ वो एका करेंगे। इसकी वजह से उनकी किसी डिसीजन मेकिंग का एतबार नहीं किया जा सकता। और मैं तो बड़ा आई विल सी इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि वो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को कन्वर्ट कर भी सकते हैं इनटू एक्चुअल प्लान, वेयर एज फ्यूचर ऑब्वियसली बिलोंग्स टू रीजनल कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप्स। हमारा सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक मुल्क है, ताजिकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उन सब की ख्वाहिश है कि वो गर्म पानियों तक आसानी से पहुँचे। और ये जो हमारे अफ़गानिस्तान से अगर ये रेलवे कॉरिडोर बन जाता है, साथ उसके रोड कॉरिडोर, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो हमारी गवादर और कराची तक पहुँचेंगे, ये बनिस्बत किसी और पोर्ट के उनको 1/3 द कॉस्ट पड़ता है फ्रेट वाइज,
और 1/2 द टाइम वाइज। तो वो चाहते हैं, पाकिस्तान भी चाहता है, चीन भी चाहता है, मगर दुनिया एक मुख्तलिफ, हम वी लिव इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड, जहां भारत है जो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ जो एक आइडियली हो सकता है और सी पैक के साथ मिलके वो एक विन विन फॉर्मुलेशन हो, मगर वो चूंकि उनके एक सरोगेट बने हुए हैं एक आलमी कुव्वत के, तो वो उस वक्त उस तरफ तो नहीं जाएंगे। So I would be a little cautious in my assessment. I agree with you. ब्रेक की तरफ जाने मुझे, और उसके बाद यही डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉसिबल ऐसे टैक्टिक्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी अलाइनमेंट्स हो सकती हैं, कौन से ऐसे प्रेशर्स हो सकते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर रीजनली पाकिस्तान, चाइना, रशिया, प्रॉब्ली उज़्बेकिस्तान भी, टर्की भी मिलके एक्सर्ट कर सकते हो। बिकॉज इस वक्त जो डेवलपमेंट सीरिया में हो रही हैं उसमें टर्की बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि वहाँ पे किसी तरह कोई स्टेबलाइजेशन हो। वो एक और पावर के तौर पे इमर्ज किया है और अपेरेंटली वो हमारे साथ खड़ा है। तो हम कितना यूज़ कर सकते हैं इन पावर्स को कि अगर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त इन टू हार्ट्स है, उसकी एक हिस्ट्री है, बैगेज है मिलिटेंसी का, उसके बावजूद वो मूव ऑन करे इस सिचुएशन से। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हम अफगानिस्तान को कैसे हैंडल किया जा सकता है उसकी बात कर रहे थे। जनरल समरेज, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। अफगानिस्तान को कैसे कन्विंस किया जाए कि उनको भी एक क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक पीसफुल अफगानिस्तान उनको भी सूट करता है, पाकिस्तान को भी सूट करता है, और क्लियरली अगर किसी को सूट नहीं करता तो वो इंडिया है और वेस्ट है। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू कन्विंस द तालिबान गवर्नमेंट? जुनैरा, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, दुनिया डेफिनेटली बदल रही है। दुनिया में पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट में। दुनिया में चाइना इज राइजिंग एंड इट इज चैलेंजिंग द हेजमनी ऑफ द यूएस। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने रीजनलिज्म का जिक्र किया था, वंस आई डिड माय पीएचडी ऑन सीपैक, तो मैंने एक मॉडल दिया था उसमें, गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी। गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी इज फॉर्म्ड बाय रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। इसको नक्शे के ऊपर आप मार्क करें तो एक रिंग बन जाता है। अब देखिए, मैं ये अक्सर कहता हूं कि 1930s में अल्लामा इकबाल जब अफगानिस्तान में गए तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इज हार्ट ऑफ एशिया, और उन्होंने खुद कहा था कि अगर हार्ट ठीक नहीं काम करेगा तो बॉडी भी ठीक नहीं काम करेगी। दुनिया ने ये देखा है कि अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है वो हर तरफ इफेक्ट्स रेडिएट करती है। अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लेकिन उस प्रोसेस में अफगानिस्तान खुद एक ग्रेवयार्ड बन चुका है। अफगानिस्तान में इस वक्त एपिटाइट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आप देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, हालांकि उल्टा होता था कि पाकिस्तान में do you really think कि वहाँ पे एपिटाइट है? The problem is कि लगता यूं है they are pretty fine with that kind of environment जो इस वक्त उनका है। नहीं, no, I don't agree to that. There is an appetite, that is why वहाँ पे आपको एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये जो है माइनिंग के, वहाँ पे आपको नए वाटर चैनल्स के बनने की खबरें आ रही हैं, वहाँ पे नए कॉरिडोर्स बनने की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान ने बहुत सफर किया है, और अफगानिस्तान हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ द फाइट अमंग्स्ट द जायंट्स, ग्लोबल जायंट्स। इस वक्त आप देखिए, अगर यही जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है 5, ये वो कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान से। मैंने जब सीपैक की थ्रेट्स was instability in Afghanistan, तो आप मुझे बताएं, अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है अफगानिस्तान से तो वो यूएस और ब्रिटेन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। they rather want instability in this region, they don't want stability in this region। ये 5 मुल्कों को आपस में हाथ जोड़ने पड़ेंगे, आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि आई एम सीइंग कि ये जो है ना, इस तरीके के मोरे जोड़ना शुरू हो गए हैं। टर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, रशिया, ये इनके जो पीसेज हैं वो ऑलरेडी गोल्डन रिंग ऑफ सिक्योरिटी की डायरेक्शन में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन मैंने एक देखी पिक्चर जिसमें मोदी वाज बीइंग थैंक्ड, और 4 बच्चे जो हैं वो खड़े थे विद द फ्लैग्स ऑफ पाकिस्तान, ऑफ टर्की, ऑफ बांग्लादेश एंड चाइना। तो ये ऑलरेडी इट इज हैपनिंग एंड दैट इज द वे आई थिंक वी नीड टू गो। मुझे कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान विल बी वेरी, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं ना, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम हो रही है, पाकिस्तान में नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे सारा टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। वेयर अदर वे राउंड होता था आज से 30-40 साल पहले, वहां पे नेगेटिव एनर्जी हो रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो रही थी। द टेबल्स हैव टर्न्ड।
सो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान में बिल्कुल एक हमें जरा समझना चाहिए कि अफगानिस्तान ने 20 साल से इंस्टेबिलिटी देखी है। दे जस्ट गॉट आउट ऑफ इट। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ही वो उधर से बाहर निकले हैं एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ऐसा नहीं होगा। उनकी गवर्नमेंट की असर्शन में टाइम लगेगा, उनके कंट्रोल में टाइम लगेगा। सो दैट इज द टाइम जो हमें विद पेशेंस उन्हें देना चाहिए। राइट। ब्रिगेडियर राशिद, मीनवाइल ये जो मैनस ऑफ टेररिज्म है ये तो चलेगा, ये तो लग रहा है कि इसके साथ तो हमें अब डील करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम लगता है सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट या सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी ये सारी चीज़ें कन्वर्ज कर गई हैं। और अगर इंडिया की बात करें जो अपने आप को बहुत लीडिंग और इमर्जिंग पावर समझ रहा था इकोनॉमिकली स्पीकिंग, उनको ये समझ नहीं है या वो दे आर मेकिंग अ चॉइस ओवर दैट कि कहाँ तो वो टेक हब बनने जा रहे थे, कहाँ आज उनके ऊपर यूएस ने अटैक करना शुरू कर दिया कि इनका तो टैरिफ भी बहुत ज़्यादा है, उनको तो इस वक्त अपनी पड़ी होनी चाहिए। बट उनका वो जो एक ऑब्सेशन विद पाकिस्तान है, क्या वो हर्डल है उनकी अपनी रकावट में, और क्या इसकी रियलाइजेशन वहाँ बिल्कुल नहीं है? भैया ये एक बहुत बड़ी हर्डल है और बदकिस्मती से उसकी कोई रियलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। जो कोई एक दो आवाज़ें हैं सैनिटी की वो बड़ी मफल्ड हैं, उनको उधर ही फौरन इमैस्कुलेट कर दिया जाता है। अब देखिए कि ये इस पूरा जो 4 दिन का स्टैंड ऑफ था इसका मुहर्रिक क्या था, बुनियादी तहरीक क्या थी। ये मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ, वो ग्रीक माइथोलॉजी में जो 7 डेडली सिंस हैं, ह्यूब्रिस उनमें से एक है। तो उसका आसान अल्फाज में एरोगेंस है या घमंड जिसको कहते हैं। अब वो ऐसा घमंड है एक सुपीरियर रेस होने का, एक सुपीरियर सिविलाइजेशन होने का, जो कि दूसरे सिविलाइजेशंस, दूसरे मज़ाहब, दूसरी फ़िरके उनसे नफ़रत पे मबनी हो। और ये साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि नफ़रत और जो ये जिसको मेगैलोमैनिया कहते हैं ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी जड़ें असल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होती हैं। ये कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा। तो वो ये मंजन बेच रहे हैं मोदी और आरएसएस के जो कार सेवक हैं कि आप हज़ारों साल तक बॉन्डेज में रहे हैं। पहले आप सीथियंस के, फिर हंस के, फिर ईरानियन आए, फिर ग्रीक्स आए, उसके बाद टर्क्स आए, फिर अरब आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और फिर मुसलमानों ने आप पे जो मजालिम किए। अब आपका दिस इज योर मोमेंट टू शाइन। अब उनकी जो कलेक्टिव साइकी में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दबा हुआ है, उसको बड़ी कमाल महारत से ये बीजेपी ने, ये 91 में जब वो आदवानी साहब ने ये रथ शास्त्रा अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसपे वो बाबरी मस्जिद तक गए, जज्बात को उन्होंने भड़काया और उसके बाद एक खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। बिल्कुल, देयर इज नो टर्निंग बैक। अभी देयर आर 2 पैरेलल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। एक ये बीजेपी आपको जो नजर आती है, और दूसरी जो है जो नजर नहीं आ रही, जिसने हकीकतन इसको कंट्रोल कर लिया है, वो आरएसएस का 57,000 यूनिट्स हैं जिनको शाकास कहा जाता है, और उसका हेड मोहन भागवत है। वो एक अल्टरनेटिव, जिस तरह एसएस कर रही थी नेशनल सोशलिस्ट को 30s and 40s में, और बाद में वो हिटलर वहां से निकला, इसी तरह ये बीजेपी जो है हेडेड बाय मोदी, मगर इसके पीछे स्ट्रेंथ मोहन भागवत की है और आरएसएस की है। And that's why it is a bigger threat, आइडियोलॉजी है, because even if Modi is sidelined, somebody else will take the same seat with the same ideology. So we have to deal with it as long as in that way. Exactly, as long as it sells, because when it sells you ratchet up the tensions, communal rights करवाते हैं, उससे electoral आपको dividends हासिल होते हैं, इंटरनली आप वो करते हैं, एक्सटर्नली आप पाकिस्तान के खिलाफ वो शुरू कर देते हैं, और जेर नज़र आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। और ये जो हेटफुल आइडियोलॉजी है, ये दिस इज मल्टीप्लाइंग बदकिस्मती से। और आप देख रहे हैं भारत में इस वक्त कोई आज़ाद मीडिया नहीं है। लास्ट बेस्टियन जो था इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का, एनडीटीवी, उसको खरीद लिया अदानीज ने, और अब आपको कोई सोशल मीडिया पे भी उनकी बड़े मफल्ड सी वॉइसेस हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट को वो बाद में जॉब्स का झांसा दे के उसको उन्होंने जाल में उतारा हुआ है। इलेक्शन कमीशन बेबस है। तो वो एक ऐसी फजा बन गई है वहां पे कि जो कंप्लीट फाशिस्ट माहौल है। और वो ये फंडामेंटल इम्पल्स है जहां से ये गैर मंतकी सोच, ये एग्रेशन, ये
अटैक्स ऑन सॉवरेन कंट्री, इस किस्म के इरेशनल रवैये जन्म लेते। जब तक उसमें कोई सी चेंज नहीं आता, हमें बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। Thank you so much, Brigadier Rashid Wali and General Samresh Salik for joining us. इसका क्रक्स ये है कि जो 2023 ऑनवर्ड्स हमने इजराइल का रोल देखा है, उनकी जो वॉर ऑब्सेशन देखी है, उनका जो एक सुपीरियर रेस होने का दावा है और उसकी बेस पे जो वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते हैं इनटू द मिडल ईस्ट, ये बिल्कुल उसका रेप्लिका है। और जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 कर दी है और अब हम एक ऑफेंसिव तरीके से इनको डील करेंगे, तो ये फैक्टर ज़रूर फैक्टर इन करना पड़ेगा कि दिस इज़ एन आइडियोलॉजी दैट वी आर फाइटिंग। इससे वो अपने पॉलिटिकल गेन्स भी लेते हैं, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी इंगेज करते हैं और साथ साथ वो ऑफ कोर्स जो उनकी वॉर इंडस्ट्री है और जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस है उसको भी एक्सपैंड करते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि इंडिया वुड रियलाइज कि दिस इज़ नॉट गुड। ये हमें खुद ऑन आवर ओन अपने एलाइज के साथ मिलकर फाइट करना पड़ेगा। आई विल सी यू टुमारो।